नमस्कार। हमारी पार्टी हमेशा से शिक्षा के प्रति संवेदनशील रही है। शिक्षा बिहार में कैसे अच्छा हो, इस पर हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से इस पर एक्टिव रहे हैं और जन आंदोलन के माध्यमों से बिहार की सोई हुई सरकार को हमेशा से जगाने का काम किया है। आज कई माताएं और पिता अपने बच्चों को एक शिक्षक बनते हुए देखना चाह रहे थे, लेकिन बिहार सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, वो चाहती नहीं है कि ऐसे माता पिता के बच्चे वो शिक्षक बने। आप जानते हैं कि सबसे पहले कि कई विद्यार्थी जो 2022 में सीटेट पास किए थे या उससे पूर्व में पास किए हुए थे, सीटेट 2 एग्ज़ाम करवाती है, 1 to 5 और 6 to 8। जो बच्चे पास कर गए थे बिहार के, उनको उम्मीद थी कि अब मेरी नौकरी होने वाली है। माता पिता को आशा था अब मेरा बच्चा को नौकरी होने वाला है, वो शिक्षक बनेगा, और अलग सपने तलाशे हुए थे। लेकिन उन सभी सपनों पर धीरे धीरे करके ये माननीय नीतीश कुमार इसको पानी फेर दिए। कैसे? सबसे पहले इसको कहें कि बीपीएससी एक संस्था है जो एग्ज़ाम करवाएगी इस बार शिक्षक बहाली की। आप सीटेट पास किए हुए, कोई चीज़ और एग्ज़ाम इससे पहले पास किए हुए, हम उसको नहीं मानते हैं। आप पहले बीपीएससी को पास कीजिए। इसमें बीपीएससी को जब दिया गया तो उसमें बिहार सरकार ने कहा कि जो नियोजित शिक्षक है वो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और आप पास कर जाइएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। इसके लिए आपको 3 मौका दिए जाएंगे। ये अच्छी बात है कि वो तो पहले से शिक्षक थे, उन्हें 3 मौका दिया गया गिनती के साथ, 1 2 3, तो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी जोड़ दिया गया। क्या सीटेट पास अभ्यर्थी पहले से शिक्षक थे? मेरा प्रश्न है कि पहले से वो तो शिक्षक नहीं थे। आपने इनको भी 3 मौका में बांध देते हैं। आपका जो पेपर लीज आती है उसमें ये होते हैं कि इस बार बीपीएससी 3 मौका दे रही है और इसमें एग्ज़ाम दीजिए, पास कर जाइएगा तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। बीएड और डीएलएड दोनों छात्र इसमें सहमत हो गए और वो फॉर्म भरे। आपने 1 to 5 और 9, 10 और 11, 12 के लिए एग्ज़ाम दिए, जिसमें आपका अलग अलग सीट के आधार पर टोटल सीट 1,70,000 थी। 1 to 5 में लगभग 79,000 था, जिसमें डीएलएड और बीएड दोनों लोग फॉर्म भरे। लेकिन फॉर्म भरने वक्त आप ये विचार नहीं किए कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, 79,000 से ज़्यादा बच्चे थे जो बीएड और डीएलएड किए हुए थे, और वो कहने का मतलब है कि आपको पूरा कंप्लीट थे, सीटेट पास थे, बीएड डीएलएड कंप्लीट किए हुए थे और वो आपको 1 to 5 में भर रहे थे। लेकिन आप 1 to 5 में नया फरमान जारी कर देते हैं कि जो बच्चा सीटेट में अपीयरिंग है वो भी बच्चा आप भर सकता है फॉर्म। तो आप यहाँ पर क्या किए कि सीटेट जो है वो क्या करती है कि जो बच्चा बीएड या डीएलएड में अपीयरिंग होता है वो सीटेट भी फॉर्म भरने देती है। तो जो सीटेट अपीयरिंग बच्चा है वो उधर बीएड और डीएलएड में भी अपीयरिंग थे, उनको भी लाकर आप कंपटीशन को और हार्ड बनाने का और ख़राब करने का काम किए। बच्चा आपके पास अवेलेबल था, जितना आपको रिक्तियाँ थी उससे ज़्यादा आवेदन थे, लेकिन तब भी आपने अपीयरिंग बच्चा को भी लेने का काम किया और विवाद बढ़ाने का काम किया। उसी तरीके से 9, 10 और 11, 12 इसमें आपको जितना सीट था उससे आधे आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन आपने इसमें अपीयरिंग बच्चा को नहीं शामिल किया। और न ही उस समय स्टेट का आपने वैकेंसी निकाला कि चलिए इसमें अपीयरिंग हो जाइए, तो इसमें आप फॉर्म भर लीजिए 9, 10, 11, 12 के लिए, जिससे क्या होता कि आपको स्टेट का भी एग्ज़ाम होता और बीपीएससी का भी इधर एग्ज़ाम देते। आपने जब बीपीएससी का पूरा फॉर्म फिलअप हो गया, सब चीज़ हो गई, आप परीक्षा का डेट निकल गई, तो आप सीटेट का निकालते हैं कि आप सीटेट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको वो 9, 10 और 11, 12 में सीट तो खाली रहेगी ही रहेगी, उतना आवेदन प्राप्त नहीं हुए और वो एग्ज़ाम लेने का कोई औचित्य भी नहीं बना कि आपको जिसमें कम सीट था, सीट से कम आवेदन प्राप्त हुए, आपने उसको अच्छा से एग्ज़ाम कराया। लेकिन जिसमें आपको 79,000 1 to 5 में उससे ज़्यादा सीट था, सीट से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए, उसमें आपने क्या क्या किया? आपने किया कि अपीयरिंग बच्चा को भी ले लिया। बिहार सरकार ने डोमिसाइल ख़त्म करके अदर स्टेट से भी बच्चा को मंगवा लिए और बच्चा ऐसे अदर स्टेट से 9, 10, 11, 12 में भी आई है। हम इसके लिए नहीं कर रहे, आई, लेकिन आपने जिसमें बच्चा
अवेलेबल था उसमें और कंपटीशन को आप टफ करने का काम किए और विवाद को बढ़ाने का काम किए। आज देख लीजिए कहाँ पर स्थिति आ गई है कि पिछले महीने आपको याद होगा 10-11 तारीख को अगस्त में आपको सुप्रीम कोर्ट का आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है राजस्थान के लेकर, क्योंकि वहाँ की सरकार के पास डीएलएड के अभ्यर्थी है, वो चाहते नहीं है कि हमारे यहाँ कोई और 1 to 5 में दखलंदाजी करे, ये सत्य है। लेकिन जो आदेश वहाँ से आया, अब बिहार में फॉर्म भरी जा चुकी थी, डीएलएड और बीएड वाले दोनों भर चुके थे, दोनों साथ साथ एग्ज़ाम भी दिए हैं, तो क्या सरकार अब भी चुप है? और रिजल्ट जो कह रहे हैं कि 1 to 5 में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले को दिया जाएगा, ये कहाँ तक संगत है? जब दोनों एग्ज़ाम दिए हैं तो दोनों को रिजल्ट जारी कीजिए और दोनों को नियुक्तियाँ दीजिए। आप आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश लीजिए, एनसीटी से आदेश लीजिए कि जिस प्रकार इससे पूर्व में आप लेते थे कि मेरे यहाँ शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण हम बीएड वाले को भी लेते हैं और उन्हें 6 महीना का ब्रिज कोर्स करवाकर हम उनको अस्थायी कर देते हैं और वो अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। क्या सरकार नीतीश जी एक बार भी शिक्षा व्यवस्था में जो अब तक में हलचली हो रही है, क्या उसमें एक बार भी कुछ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। उनको डाटा तक सही से याद नहीं है। 15 अगस्त का भाषण देख लीजिए उनका, तनी डाटा को 79,000 को 59,000 वो बोल रहे हैं, 69,000 बोल रहे हैं, शायद इस प्रकार का उनका वक्तव्य है। मैंने उनमें देखा कि सरकार कभी भी अभी पक्ष में नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पहले करवाएं, 11th 12th और 9th 10th को करवा लिए, लेकिन 1 to 5 वाले को नहीं करवाएं। कहते हैं विवाद में फंसा हुआ है, क्योंकि आप विवाद फंसाना ही चाहते हैं। अभी रिजल्ट में फिर देरी हो गई, 15-14 को आने वाली थी, अब फिर बढ़ रही है डेट। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हमको लगता है कि सरकार शिक्षा के प्रति विचारहीन है और ये सरकार नहीं चाहती कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो। अभी एकाएक जो परिवर्तन करना चाह रहे के पाठक, क्या इस परिवर्तन के आप पक्ष में हैं? आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे गार्जियन हैं और बच्चे हैं जो ऐसे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लिए हैं जहाँ स्कूल में कॉलेज में शिक्षक नहीं है, रूम नहीं है, बहुत चीज़ अभाव है वहाँ, लेकिन इसलिए ले लिए कि हम एडमिशन ले लेंगे, लेकिन ट्यूशन कोचिंग करके हम पढ़ाई अपना करके परीक्षा देके पास हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ जबरन कह रहे हैं कि आप स्कूल में जाओ, स्कूल में व्यवस्था नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा वैशाली में कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के गाड़ी पर किस तरीके से बच्चियों ने तोड़फोड़ की। ये बिहार में आम घटनाएं हैं। आप दौरा कर रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, क्या इससे पूर्व में जो सरकार, कोई और सरकार तो नहीं थी, नीतीश जी ही थे। जितनी भी कमियां नजर आ रही है उसके दोषी कौन है? तो नीतीश कुमार है। शिक्षक नहीं है तो नीतीश कुमार दोषी है। आप एक तरफ कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली करेंगे, आप एनजीओ के माध्यम से बहाली कर रहे हैं, आप विभिन्न तरीकों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप बहाली कर रहे हैं, तो ऐसे ही शिक्षक फिर आएंगे और वो फिर मांग करेंगे, तो आप किसी और एग्जाम के माध्यम से उसको अस्थायी कीजिएगा। इसके साथ साथ आने वाले शिक्षक को इसको भोगना पड़ेगा। जैसे कि इस बात कि आप कई शिक्षकों पर शक था, आपने कहा कि बीपीएससी का एग्जाम दीजिए और उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो इसमें कौन पिसा गए? जो नया शिक्षक बनने वाले थे उनको आपने इसको पेंडिंग में डाल दिया। वो बच्चे शिक्षक बनते बनते रह गए। अब बीएड वाले को देख लीजिए कि 1 to 5 6 to 8 सीटेट पास किए, आपके बीपीएससी में बैठे तब बीपीएससी का रिजल्ट रोक दिए, सीटेट पास थे तो नौकरी नहीं दिए, फिर बीपीएससी के रिजल्ट रोक दिए। उसके बाद अब क्या है कि उनको आगे का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, उनके भविष्य अंधकार में चले गए। प्राइवेट कोचिंग सेक्टर वाले जो थे, कोचिंग पढ़ाते थे, आप उसको जो कॉलेज में बच्चे की उपस्थिति के कारण उनका कोचिंग नहीं चल रहा है, वो कैसे चला पाएंगे? उसमें भी क्या है कि आप देख सकते हैं कि बच्चे जो कोचिंग में जाते थे, कोरोना काल के बाद कोचिंग में बच्चे घट गए, उसके शिक्षकों के परिवार के बारे में आपने कभी नहीं ध्यान दिया। कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, आपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन बच्चा उपस्थित तो कॉलेज में जाए, आप इसको तुगलकी फरमान करते हैं। आप कई छुट्टियां को काटे, आपके के पाठक ने लेटर आदेश जारी करते हैं, क्या वो छुट्टियां जायज़ थी काटना? आपको करारा जवाब मिला कि आपने रक्षाबंधन के दिन भी स्कूल खोलने का काम किया और आपके डर से कई सरकारी शिक्षक स्कूल में गए, लेकिन वहाँ स्कूल में बच्चे नहीं आए, बच्चों की संख्या 0 रहा। ये सराहनीय कार्य नहीं कहा जा सकता है। सराहनीय कार्य तब होती है जब पूरे जनता, पूरे शिक्षक, पूरे बच्चा उस कार्य को सही कहे। लेकिन देखें
कि आप उसको न जनता जिसकी बच्चा पढ़ते हैं स्कूल में वो स्वीकार किए, गार्जियन नहीं स्वीकार किया, न बच्चा स्वीकार किया, तो आपको ये फरमान लेना पड़ा वापस। आप सोच विचार कर, आप सरकार हैं, सरकार इस प्रकार से नहीं चलती है। इसलिए मैं कहूँगा, आप लोग से आग्रह करूँगा, अभी बच्चे बेहाल है, प्राइवेट सरकारी शिक्षक बेहाल है, और ये सिर्फ एक व्यवस्था की बात है। इसी प्रकार तमाम व्यवस्था में आप देख सकते हैं बिहार सरकार चरमराई और खराब स्थिति में है। हम आग्रह करेंगे कि इस बार आपको 25 में और 24 में दोनों में इस सरकार को नहीं आने देना है। बहुत दिनों से ये रह लिया, क्योंकि अब वही रामधारी सिंह दिनकर जी का कविता याद आता है, दो रात समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब जनता आकुल व्याकुल हो गई है। ये सरकार ये चला नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी को और आगे बढ़ने का महत्वाकांक्षा रख पाले हुई है। ये सरकार जनता के हित में नहीं है। ये सरकार को बदलेंगे तो व्यवस्था बदलेगी, और वो व्यवस्था विचार और संवेदन के साथ वो चलेगी, जिसमें किसी को कोई आपत्ति, कोई प्रश्न खड़ा नहीं करना हो। आप दिन प्रतिदिन शिक्षा मंत्री का बयान, उनके सचिव का बयान, बीपीएससी के चेयरमैन का बयान ऐसे विवादों में लाते हैं जो हर दिन लोग सोचने पर मजबूर है कि कल क्या होगा। कोई अस्थायित्व तो बात ही नहीं हो रही है। इसलिए ऐसे संवेदनहीन सरकार, विचारहीन सरकार को 24 में और 25 में नहीं आने देना है। 24 में बिल्कुल नहीं, 40 के 40 सीटों पर हार के मुंह देखेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि मैं अब मुख्यमंत्री लायक नहीं हूँ। जिस प्रकार 14 में इन्होंने चुनाव हारने के बाद रिजाइन किया था, 15 में सेम वो स्थिति में नीतीश कुमार जी को आना होगा। अब 25-24 में ही उनको ऐसा करारा जवाब दीजिए सब लोग मिलकर, जिससे कि वो 25 में खुद ब खुद सीएम सीट को छोड़ दे, वो पद को त्याग दे, क्योंकि अब इनसे आगे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। कैसे विकास होगा, कैसे भला होगा प्रदेश का, इनको कोई अथी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए।